भारत से सैन्य संघर्ष के दौरान परमाणु हमले की थी तैयारी। शहबाज शरीफ ने क्या दिया जवाब, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ हमास के साथ संघर्ष विराम विफल होने से गाजा पर गुस्साया इजराइल। भीषण हवाई हमले में ली थी 110 लोगों की जान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में खालिस्तीनियों पर बड़ा एक्शन, 8 आतंकी गिरफ्तार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो FBI ने खालिस्तीनी आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन करते हुए 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ जानकारी के मुताबिक FBI ने एक गैंग से संबंधित अपहरण के मामले में एक कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों में NIA की लिस्ट में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकी पवित्र सिंह बटाला का नाम भी है। एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया है कि शनिवार को पवित्र सिंह बटाला सिंह 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सैन्य जोकिन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, 11 जुलाई 2025 को विभिन्न एजेंसियों ने FBI की शॉर्ट टीम के साथ मिलकर गैंग से संबंधित अपहरण के सिलसिले में दिलप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, विशाल पवित्र सिंह, गुरताज सिंह, मनप्रीत रंधावा और सवरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान FBI ने गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के पास से 5 हैंडगन, 1 असॉल्ट राइफल, सैकड़ों राउंड गोला बारूद, मैगजीन और 15,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा नगद बरामद किए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी गैंगस्टर आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हैं। आपको बता दें कि पवित्र सिंह बटाला पंजाब का एक गैंगस्टर है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खलासा इंटरनेशनल के इशारे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निशाने पर है। NIA ने बटाला के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। तो वहीं दूसरी तरफ हमास आतंकियों के साथ गाजा युद्ध विराम वार्ता विफल होने से इजराइल बौखला गया है। इजरायली सेना में गाजा पर महाविनाशकारी हमला किया है। अल जजीरा ने गाजा की चिकित्सा सूत्रों के अनुसार बताया कि शनिवार को गाजा में इजरायली हमले में कम से कम 110 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से दक्षिणी राफा में 34 लोगों की जान गई। यह सभी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एक सहायता केंद्र के बाहर भोजन सहायता का इंतजार कर रहे थे। चश्मदीदों ने बताया कि इजरायली सेना ने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच चल रही संघर्ष विराम की कोशिशें विफल हो गई। ऐसे में इजरायली सेना पहले से अधिक आक्रामक होकर हमले कर रही है। इजराइल की योजना है कि गाजा की पूरी जनसंख्या को कहीं और विस्थापित किया जाए। हमास और फिलिस्तीनी इसे जबरन विस्थापित करने की कोशिश बताकर इजराइल की व्यापक आलोचना कर रहे हैं। राफा के अल साकुस इलाके में बचे हुए लोग और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इजरायली बलों ने गाजा सहायता केंद्र के सामने सीधे भीड़ पर गोलीबारी। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इस केंद्र को नरसंहार स्थल और मौत का जाल करार दिया है। हमले में जीवित बचे समीर सांत ने बताया, वहां खून की नदियां बह रही थी। जिन थैलों में खाना भरने की उम्मीद थी, अब उन्हें शव को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह की कसम, यह सिर्फ एक मौत का जाल है। एक अन्य जीवित बचे हुए व्यक्ति मोहम्मद बारबक और उसके पिता ने कहा कि इजरायली स्नाइपर्स ने सीधे लक्ष्य बनाकर गोली मारी। वे हमें धोखा देते हैं, कहते हैं आओ मदद लो, बैग उठाओ, और फिर हम पर ऐसे गोली चलाते हैं जैसे हम शिकार हो। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण गतिविधियों की आत्मरक्षा के लिए है। शरीफ की यह टिप्पणी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विद्यार्थियों के समूह को संबोधित करते हुए की। पिछले दिनों भारत के साथ 4 दिन तक चले सैन्य संघर्ष को भी उन्होंने याद किया। शरीफ ने कहा कि भारतीय सैन्य हमले में 55 फिलिस्तीनी मारे गए। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान ने पूरी ताकत से जवाब दिया। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना के बारे में पूछे जाने पर शरीफ ने जवाब दिया, पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्य और राष्ट्रीय रक्षा के लिए है, न कि हमले के लिए। भारत ने 22 अप्रैल को
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 मई को देर रात पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम में बेसरन घाटी में 5 सशस्त्र आतंकियों ने 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की थी, जिसमें अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिडेंस फ्रंट ने ली। आतंकियों ने हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया, जिसमें कई परिवार बिखर गए। इस घटना के बाद देश में आक्रोश फैल गया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसे इस्लामाबाद ने खारिज किया। इसके जवाब में भारत ने 6-7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका नाम पीएम नरेंद्र मोदी ने उन विधवाओं के सम्मान में रखा जिनके पति इन हमले में मारे गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। तो वहीं दूसरी तरफ रेत और धूल के कारण हर साल 70 लाख लोगों की समय से पहले मौत, रिपोर्ट ने चौंकाया। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार रेत और धूल के तूफान 150 से अधिक देशों में लगभग 33 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं। ये स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर गंभीर असर डाल रहे हैं। WMO के प्रतिनिधि लारा पेटरसन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया है कि हर साल लगभग 2 अरब टन धूल निकलती है, जो मिस्र की 300 गीजा पिरामिडों को बराबर है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 80% से अधिक धूल उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से आती है। यह सैकड़ों व हजारों किलोमीटर दूर तक महाद्वीपों और महासागरों को पार करते हुए फैलती है। महासभा ने शनिवार को रात और धूल के तूफानों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया और 2025 से 2034 तक को संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में नामित किया। महासभा के अध्यक्ष फिलोमोन योंग ने कहा कि ये तूफान जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और गैर अस्थायी प्रथाओं के कारण तेजी से एक वैश्विक चुनौती बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन तूफानों से उत्पन्न कण हर साल 70 लाख समय से पहले मौत का कारण बनते हैं। ये श्वसन और हृदय रोगों को बढ़ाते हैं, फसल उत्पाद को 25% तक कम करते हैं, जिससे भूखमरी और पलायन की समस्या बढ़ रही है। पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के प्रमुख रॉल दस्ती ने कहा कि मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में इस तूफानों से निपटने की वार्षिक लागत 150 अरब डॉलर है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% है। उन्होंने बताया कि इस वसंत में अरब क्षेत्र में तूफानों ने इराक में अस्पतालों को श्वसन रोगियों से भर दिया। कुवैत और ईरान में स्कूलों व कार्यालयों को बंद करने के लिए मजबूर किया। दस्ती ने जोर देकर कहा कि रेत और धूल के तूफानों को वैश्विक और राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने भूमि पुनर्स्थापना, सतत कृषि और एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों जैसे समाधानों को लागू करने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति और वित्त पोषण की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।